नमस्कार साथियों, मैं हूं मोहन अहिरवार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सेल्फ अचीवर में। चाहे व्यक्ति कितना ही योग्य और दक्ष क्यों ना हो, जीवन में कुछ सार्थक हासिल करने के लिए उसके पास स्पष्ट रणनीति और भविष्य दृष्टि होना ही चाहिए। दोस्तों, असफलता सफलता की सीढ़ी का ये 54वां कारण है, जिसका नाम है दृष्टिविहीन कैरियर। जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ लोग औसत ज्ञान के बावजूद सिर्फ एक बहुत सशक्त गुण की वजह से अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। भविष्य की तस्वीर देखने की योग्यता और उसके अनुरूप काम करने की योग्यता, दुर्भाग्य से ऐसे लोगों की संख्या उन लोगों की तुलना में बहुत कम है जिनके कैरियर में कोई भविष्य दृष्टि नज़र नहीं आती और जिन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि वे कैसा भविष्य चाहते हैं। अधिकांश लोग घटनाओं को होने देते हैं और उन पर सिर्फ प्रतिक्रिया करते रहते हैं। उनके मन में कभी यह विचार नहीं आता कि वे इन घटनाओं का प्रबंधन करके इनसे लाभ ले सकते हैं। इसलिए हमें ऐसे बैंक क्लर्क मिलते हैं जो विज्ञान के अच्छे विद्यार्थी थे, ऐसे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, टेबलिंग टिकट एग्जामिनेशर्स मिलते हैं जो इंजीनियरिंग के स्नातक हैं, और ऐसे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स मिलते हैं जो एमबीए हैं। जाहिर है कुछ लोग तो यह भी नहीं जानते कि उन्होंने 3-4 या यहाँ तक कि 5 साल तक कोई खास कोर्स क्यों किया। वे कह सकते हैं कि उनके पास इन असंबद्ध कैरियरों में जाने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। यह सिर्फ आंशिक रूप से सही है। कुछ लोग यह कहते हैं कि वे अपने व्यक्तित्व से मेल खाते कैरियर को पहचानने लायक परिपक्व या जागरूक नहीं थे। दिक्कत यह है कि अपनी गलती का एहसास होने के बाद भी वे कोई खास कदम नहीं उठाते हैं। अधिकांश जीवन बंधे बंधाए ढर्रे पर चलता है। 21 साल तक पढ़ाई करना और फिर जो भी नौकरी मिल जाए उसे करने लगना, फिर शादी करना, फिर बच्चे पैदा करना। इसमें कोई प्रोएक्टिव योजना नहीं बनाई जाती, कोशिश नहीं की जाती, योग्यता या क्षमता का अवलोकन नहीं किया जाता, या सार्थक उपलब्धि द्वारा सुख पाने की कोशिश नहीं की जाती। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां अवसर भी प्रतिस्पर्धा की तरह असंख्य है। जब तक व्यक्ति अपने मन चाहे कैरियर के बारे में स्पष्ट नहीं रहेगा, तब तक जीवन में कुछ भी सार्थक हासिल नहीं किया जा सकता। हम में यह विश्वास करने की प्रवृत्ति होती है कि कोई चमत्कार होगा और हमारे घर में दौलत की बारिश होने लगेगी। हम लॉटरी जीतने के सपने संजोते हैं, कौन बनेगा करोड़पति जैसे टीवी सीरियल देखना पसंद करते हैं और अपने जीवन के साथ जुआ खेलते हैं। कोई यह भी कह सकता है कि कुछ लोग लॉटरी जीतकर करोड़पति बन जाते हैं। यह सच है, परंतु यह भी सच है कि मुट्ठी भर लोग जीतते हैं जबकि लाखों करोड़ों लोग हारते हैं। इसके अलावा जुए में जीतने वाले लोग इसकी प्रतिक्रिया को समझने और इसके लिए भविष्य दृष्टि विकसित करने में काफ़ी समय लगाते हैं। यह सब स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि जब तक यथार्थवादी अपेक्षा पर आधारित भविष्य दृष्टि नहीं होगी, तब तक कैरियर की असफलता तय है। दिल्ली में रहने वाले दिनेश कुमार चावला का यही हाल हुआ, जो स्नातकोत्तर होने के बावजूद बेरोजगार है। दोस्तों, ये दिल्ली में रहने वाले दिनेश कुमार की ही कहानी नहीं है, ऐसे कई लोग हैं। दिनेश एक खुश मिजाज इंसान है
कम से कम उसके अधिकांश मित्र और रिश्तेदार तो ऐसा ही सोचते हैं। उसमें वे तमाम योग्यताएं हैं जो जीवन में सफल होने के लिए होना चाहिए। बाकी लोग जिस चीज को 5 घंटे में पढ़कर समझते हैं, उसे वह 1 घंटे से भी कम समय में पढ़कर समझ सकता है। समस्या यह है कि वह सिर्फ तभी पढ़ता है जब बहुत ही जरूरी हो जाए। उसके पास उत्कृष्ट संप्रेषण योग्यताएं हैं जिनका प्रयोग वह मित्र बनाने के लिए करता है। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आया है, परंतु उसके माता पिता ने उसे सुख सुविधा में रहने के लिए काफी कष्ट उठाया। दिनेश के साथ समस्या यह है कि उसने कभी किसी चीज को गंभीरता से नहीं लिया। उसने हमेशा सिर्फ उतना ही पढ़ा जिससे वह परीक्षा में पास हो जाए। उसने कभी इससे ज़्यादा मेहनत नहीं की। बहरहाल उसने सचेतन रूप से ऐसा नहीं किया। जब तक परीक्षाएं सिर पर नहीं आ जाती थी, तब तक वह हमेशा अपने मित्रों के साथ घूमता रहता था। बहरहाल उसे इतिहास में बीए ऑनर्स में प्रवेश मिल गया। उसने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि वह इस डिग्री का क्या करेगा या यह उसके कैरियर के लक्ष्य के हिसाब से उपयुक्त है या नहीं। वह सिर्फ कॉलेज जाना चाहता था। अगले 3 साल तक उसकी दिनचर्या लगभग एक सी रही। स्नातक परीक्षा प्रतिशत 50% अंकों से पास करने के बाद उसे यह समझ में आया 50% अंकों से पास करने के बाद उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने दिल्ली में स्नातकोत्तर कोर्स में प्रवेश लेने की कोशिश की, परंतु उसे प्रवेश नहीं मिला। एक मित्र के सुझाव पर उसने झांसी विश्वविद्यालय में बिजनेस इकोनॉमिक्स में मास्टर्स प्रोग्राम में दाखिला लिया। यहाँ भी उसने अपना पुराना ढर्रा नहीं छोड़ा। उसने जरा भी नहीं सोचा कि वह कौन सा विषय पढ़ रहा है और इस योग्यता का वह क्या करेगा। उसने मूलभूत बातें सीखे बिना अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। इसके बाद लगभग 6 माह तक वह बिना कुछ किए घर पर ही बैठा रहा। उसने हर तरह की नौकरी पाने की कोशिश की। आईएएस, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंक और प्राइवेट कंपनी। उसकी कोई भविष्य दृष्टि नहीं थी, ना ही उसने आवश्यक प्रशिक्षण लेने का कष्ट उठाया। परिणाम अपेक्षा के अनुसार था। वह हर परीक्षा में असफल हुआ। आखिरकार उसने नौकरी की तलाश बंद कर दी। उसके माता पिता हताश थे कि उनका बेटा 31 साल का होने के बाद भी बेरोजगार था, जबकि उसके अधिकांश दोस्त कैरियर में सफल हो रहे थे। दिनेश सिर्फ खाता पीता था, टीवी देखता था और अपने पड़ोसियों के साथ देश की बेरोजगारी पर बातचीत करने में अपना समय बर्बाद कर देता था। उसे समझ में नहीं आता था कि वह क्या जवाब दे जब कोई उससे पूछता था कि उसकी मूल क्षमता क्या है, उसकी विशेषज्ञता किस क्षेत्र में है। उसने बिजनेस इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री और इतिहास में ग्रेजुएशन क्यों किया है, उसके कैरियर का लक्ष्य क्या है और अपने कैरियर में प्रगति करने के लिए उसने क्या किया है। इसमें अधिकांश इसी स्थिति में होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें अपने कैरियर के बारे में स्पष्ट और व्यावहारिक भविष्य दृष्टि का अभाव होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम में अपने कैरियर के बारे में स्पष्ट व्यावहारिक भविष्य दृष्टि का अभाव होता है। दोस्तों, चाहे पढ़ा लिखा कितना ही हो, उसके पास मास्टर्स डिग्री हो या उसने पीएचडी कर रखी हो,
लेकिन उसका अगर अभाव है, उसका भविष्य दृष्टि सही नहीं है, तो मान के चली है उससे जो लोग सवाल पूछेंगे कि आपने किया क्या है, क्योंकि बेरोजगार व्यक्ति से सवाल पूछे जाते हैं, चाहे उसके पास डिग्री हो या ना हो। और जो व्यक्ति चाहे प्यून की नौकरी कर रहा हो, चाहे चपरासी की नौकरी कर रहा हो, उससे सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि तुमने क्या कर रखा है, चाहे तुमने मास्टर्स डिग्री ले रखी हो, लेकिन उसको बोला जाएगा कि ये व्यक्ति नौकरी कर रहा है। तो ये था 54वां कारण। अब हम बात करने वाले हैं 55वें कारण, जिसका नाम है बिगड़ा हुआ कैरियर। अनीता आसानसोल में एक लोहा इस्पात कंपनी में काम करने वाले फोरमैन दीपंकर भट्टाचार्य की इकलौती बेटी है। अनीता बहुत लाड़ प्यार में पली है। उसका स्वभाव बहुत अच्छा है और वह बहुत सकारात्मक मानसिकता वाली लड़की है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो अनीता को पसंद ना करता हो। अपने आसपास के लोगों का वह सम्मान करती है और आम तौर पर दोस्ताना रहती है। वह पढ़ाई और शतरंज खेलने में माहिर है। 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में उसे बहुत अच्छे अंक मिले थे, परंतु मेडिकल कॉलेज में उसका दाखिला नहीं हो पाया। अनीता को कुछ मित्रों ने फार्मेसी या कृषि महाविद्यालय में पढ़ाई करने की सलाह दी, परंतु अनीता ने किसी अच्छे कॉलेज से बीएससी की डिग्री लेने का विचार किया। आसनसोल के कॉलेजों से वह खास प्रभावित नहीं थी। वह चाहती थी कि वह कोलकाता में प्रेसिडेंसी कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़े। शुरुआत में तो दीपंकर और उसकी पत्नी अपनी बेटी को घर से दूर भेजने को तैयार नहीं हुए, परंतु अनीता ने उन्हें मना किया। इसके बाद अनीता ने कोलकाता में अपनी पसंद के एक कॉलेज में एडमिशन लिया और हॉस्टल में रहने लगी। शुरुआत में उसे घर की बहुत याद आती थी और लगभग हर शनिवार को वह घर लौट आती थी, परंतु धीरे धीरे उसने नए माहौल से समझौता कर लिया और कॉलेज तथा हॉस्टल में बहुत सी सहेलियां बनी। वह खास तौर पर हॉस्टल में रहने वाली अपनी सहपाठियों प्रीता और मालिनी के करीब आ गई। वह अपना अधिकांश खाली समय उन्हीं के साथ गुजारती थी। प्रीता बहुत सक्रिय और बहिर्मुखी थी तथा सिलीगुड़ी से आई थी। वह अनीता की रूम पार्टनर थी। प्रीता के जन्मदिन पर उसने अनीता का परिचय अपने बॉयफ्रेंड मुकुल दास से करवाया। उस दिन मालिनी, प्रीता, अनीता और मुकुल ने इकट्ठे फिल्म देखी। अनीता अपनी पढ़ाई और कॉलेज जीवन से खुश थी। उसे सिर्फ हॉस्टल का खाना पसंद नहीं आता था। प्रीता को भी यही शिकायत थी। वह हॉस्टल के नियमों से तंग आ चुकी थी। वार्डन ने उसे पहले भी 2 बार चेतावनी दी कि वह हॉस्टल से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित क्यों रही थी। एक दिन अनीता बीमार हो गई और घर चली गई। वह लगभग 2 सप्ताह तक कॉलेज से दूर रही। इस दौरान वार्डन के साथ गर्मा गर्म बहस के साथ प्रीता ने हॉस्टल छोड़ दिया और अलग रहने लगी। अनीता को जब यह पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। जब प्रीता ने अनीता के सामने अपने घर में रहने का प्रस्ताव रखा तो अनीता के माता पिता भी राजी हो गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी का स्वास्थ्य हॉस्टल में मिलने वाले खराब खाने की वजह से बिगड़ रहा था। बहरहाल मालिनी उसी हॉस्टल में रही। जल्दी ही अनीता को यह एहसास हो गया कि हॉस्टल की तुलना में बाहर का जीवन ज़्यादा असुविधाजनक है, परंतु प्रीता ने उससे कहा कि वह कुछ दिन और रुक जाए। दोनों घर पर खाना बनाने के बजाय बाहर खाना खाते थे। प्रीता को फिल्में देखने का शौक था,
इसलिए वे अक्सर फिल्म देखने जाते थे। प्रीता का बॉयफ्रेंड मुकुल भी अक्सर उनसे मिलने आता था। शहर की चकाचौंध में गुम होने के कारण अनीता की पढ़ाई पिछड़ गई। मुकुल अपने जन्मदिन पर प्रीता और अनीता को डिस्को ले गया। मुकुल और प्रीता के दबाव डालने पर अनीता ने विस्की पी ली। इसके बाद मुकुल अनीता के साथ डांस करने लगा और प्रीता किसी दूसरे व्यक्ति के साथ डांस करने लगी। उन्होंने आधी रात तक डांस किया और विस्की पी। प्रीता ने अनीता से कहा कि वह घर जाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वह एक दोस्त के साथ होटल में रुकेगी। मुकुल अनीता को घर छोड़ने गया। जब वे फ्लैट में पहुंचे तो मुकुल वहीं रुक गया। चूंकि अनीता विरोध करने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए उसने मुकुल को अपने साथ मनमानी करने दी। सुबह होश में आने पर अनीता दहशत में आ गई। दोपहर तक प्रीता लौट आई। अनीता ने रोते रोते बताया कि बेहोशी की हालत में मुकुल ने उसके साथ क्या किया था। प्रीता ने उसे सांत्वना दी और मुकुल को तत्काल बुलाकर उसे जमकर फटकारा। मुकुल ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि शराब के नशे में उससे यह हरकत हो गई थी। इस सदमे से उबरने में अनीता को लगभग 1 महीने का समय लग गया। उसने दोबारा हॉस्टल में रहने के लिए आवेदन दे दिया। एक शाम को जब प्रीता वहां नहीं थी तो मुकुल अनीता के कमरे में आया और उससे बोला कि वह दरअसल प्रीता से नहीं बल्कि उससे प्यार करता है और वह उससे शादी करके अपनी गलती सुधारना चाहता है। अनीता ने उस पर विश्वास कर लिया और उसके साथ डिनर के लिए बाहर चली गई। धीरे धीरे अनीता इस जाल में फंसती चली गई। कुछ समय बाद उसे पता चला कि प्रीता और मुकुल दोनों ने मिलकर यह योजना बनाई थी। अनीता की पढ़ाई इतनी बुरी तरह प्रभावित हुई कि वह फर्स्ट ईयर में 2 विषय में फेल हो गई। दीपंकर को जब यह पता चला तो वह चिंतित हो गया। अनीता ने अपने माता पिता से झूठ बोलते हुए कहा कि उसकी तबीयत खराब रहने के कारण ऐसा हुआ था। उसने उन्हें आश्वस्त किया कि अगली परीक्षा में उसके अच्छे नंबर आएंगे। अनीता के आवेदन पर उसे हॉस्टल में जगह मिल गई और वह तत्काल वहां रहने लगी। उसने कसम खा ली कि वह दोबारा इस तरह के अनैतिक संबंधों में शामिल नहीं होगी। 6 महीने गुजर गए और अनीता अपने पुराने रूप में लौट आई। उसका शैक्षणिक प्रदर्शन नाटकीय रूप से सुधर गया, जिससे उसके शिक्षक भी हैरान रह गए। उसने प्रीता और मुकुल के साथ सारे संबंध तोड़ लिए। अर्धवार्षिक परीक्षाओं में अनीता को क्लास में सबसे ज्यादा अंक मिले। अचानक एक दिन अनीता को बहुत तेज बुखार आया और उसे तत्काल अस्पताल ले जाना पड़ा। 3 सप्ताह बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर ने मलेरिया, टाइफाइड, वायरल फीवर और अन्य प्रकार के बुखारों के लिए दवाई दी, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। उसका इलाज कर रहे डॉक्टर उलझन में पड़ गए और उन्होंने उसे कोलकाता के एक बड़े कॉरपोरेट अस्पताल में चेकअप करवाने की सलाह दी। दीपंकर और उसकी पत्नी बहुत दुखी थे कि उनकी लड़की जब से घर से गई थी तभी से बीमार थी। अंततः डॉक्टरों ने उसकी बीमारी का पता लगा लिया, उसे एड्स हो गया था। सच्चाई यह है कि किसी व्यक्ति के करियर को बर्बाद करने के लिए एक गलती ही काफ़ी होती है। जिन युवाओं को इस सच्चाई का ज्ञान नहीं होता या जो इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, वे अंततः अपने करियर को बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों,
ये थी अनीता की कहानी। अनीता बहुत ही पढ़ाई लिखाई में और ध्यान आकर्षित करने लड़की थी, लेकिन उसकी सिर्फ दोस्ती की वजह से जिंदगी बर्बाद हो गई और उसे एड्स जैसी भयानक बीमारी हो गई और उसका लगभग कैरियर खत्म हो गया। ये था 55वां कारण और ये है 56वां कारण, जीवन मूल्यों के संघर्ष वाला कैरियर। ये 56वां कारण है, सभी कैरियर अपने जीवन मूल्यों के सामंजस्य में नहीं होते हैं। हम उन वरिष्ठ शासकीय और अशासकीय अफसरों, कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स, अमीर बिजनेसमैनों और सफल लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने बहुत सफलता हासिल की है। ऐसे सफल लोग भी आंतरिक रूप से तालमेल के अभाव, संघर्ष और अंततः कैरियर में असफलता का अनुभव करते हैं। जैसा मैंने पहले जिक्र किया है, सफलता मूलतः एक बाहरी लक्षण है। मेरी राय में कैरियर में बड़ी असफलता तब मिलती है जब कोई व्यक्ति ऐसे काम करने लगता है जो उसके जीवन मूल्यों के सामंजस्य में नहीं होते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपना पूरा जीवन ऐसे काम करने में बिता दिया जिन्हें वे पसंद नहीं करते थे। रोचक पहलू यह है कि उन्होंने दशकों तक काम करने के बावजूद ना तो खुद को अपने व्यवसाय के जीवन मूल्यों के अनुरूप ढाला और ना ही उन्होंने अपने व्यवसाय के जीवन मूल्यों को अलग तरह से परिभाषित करने की पहल की। बहरहाल परिणाम एक ही था, कैरियर में असफलता। मैं आपको इंद्रजीत झा के बारे में बताना चाहता हूँ, जो जीवन मूल्यों और व्यवसाय में तालमेल के अभाव की वजह से कैरियर में असफल हुआ। इंद्रजीत वाणिज्यिक कर अधिकारी था जो 50 साल की उम्र से पहले ही सरकारी सेवा से रिटायर हो गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार में जन्मे इंद्रजीत ने पटना विश्वविद्यालय से एमएससी की परीक्षा पास की थी। उसने राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा पहले ही प्रयास में उत्तीर्ण कर ली और उसे उप वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति मिल गई। इंद्रजीत लोगों की सेवा करने और अच्छा प्रशासन देने के लिए संकल्पवान था। वह अपने काम से बहुत खुश था। हालांकि सामान्य प्रशासनिक सेवाओं में चुने जाने पर वह अधिक खुश हुआ होता, क्योंकि वह आम आदमी के लिए सीधे काम कर सकता था। प्रशिक्षण के बाद इंद्रजीत को मैदानी नियुक्ति मिल गई। उसने देखा कि उसके विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। उसने तत्काल अपने स्टाफ के सभी 20 कर्मचारियों की बैठक बुलाई और उन्हें चेतावनी दी कि वे किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से दूर रहें। इंद्रजीत ने लगभग 50 साल की उम्र वाले वरिष्ठ कर्मचारी एमडी शर्मा को बुलाया, जो अपने अधीनस्थों द्वारा ली जाने वाली रिश्वत एकत्रित करने का प्रभारी था। इंद्रजीत ने उसे यह परंपरा खत्म करने की सलाह दी। इंद्रजीत ने व्यवसायी संघ के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर उनसे कहा कि वे विभाग के किसी कर्मचारी को रिश्वत ना दें और अलग उन्हें कोई परेशान करे तो वे उससे शिकायत करें। 3 महीने में हर चीज बदल गई। वह जानता था कि उसके बहुत से कर्मचारी उसकी नीति से नाखुश हैं।
हालांकि वे व्यक्ति के रूप में उसे पसंद करते हैं। कुछ बिजनेसमैन, खासकर सिनेमा घरों के मालिक, उसकी कोई गड़बड़ नहीं की नीति से खुश नहीं थे। इससे पहले वे हर महीने विभाग के कर्मचारियों को 25% रिश्वत देकर बाकी टैक्स से बच जाते थे। स्वच्छ टैक्स प्रशासन सुनिश्चित करने में इंद्रजीत को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बहुत बड़ी कठिनाई यह थी कि शासन पर्याप्त फंड उपलब्ध कराने के प्रति उदासीन था। विभाग के पास अक्सर अपने खर्च पूरे करने के लिए संसाधनों की कमी पड़ जाती थी। कई बार स्टेशनरी खरीदने या किराए के लिए भी पैसे नहीं होते थे। जिस इमारत में इंद्रजीत का ऑफिस लगता था, उसका किराया 1 साल से नहीं दिया गया था। इंद्रजीत के आने से पहले मकान मालिक बिजनेसमैनों को लाइसेंस दिलवाने या उनके वाणिज्यिक कर के विचारों को सुलझाने में मदद करके कमीशन के तौर पर कुछ कमाई कर लेता था। परंतु इंद्रजीत के आने के बाद यह सब बंद हो गया। उसके सामने एक और समस्या यह थी कि उसके वरिष्ठ अफसर भी उससे खुश नहीं थे। इंद्रजीत के कठोर नियमों से निराश होकर वे अक्सर टूर बनाकर उसके ऑफिस में आते थे और उससे मेहमान नवाजी की उम्मीद करते थे। एक दिन इंद्रजीत ने शर्मा से पूछा कि इस मेहमान नवाजी की समस्या से कैसे निपटा जाए। शर्मा ने उसे सलाह दी कि किसी बड़े करदाता से इसका खर्च उठाने को कहा जाए। इसके बाद इंद्रजीत ने अपने कर्मचारियों से कहा कि वे पुस्तक विक्रेताओं के यहाँ से स्टेशनरी लाएं और बदले में उन दुकानों को वाणिज्यिक कर न चुकाने की छूट दे दें। अब वह राहत महसूस कर रहा था कि अब वह अपनी पूरी तनख्वाह घर ले जा सकता है। बहरहाल उसके मन में यह भावना आ गई कि जब से उसने ये बुरी परंपराएं शुरू की थी, तब से उसके कुछ कर्मचारियों ने दोबारा रिश्वत लेना शुरू कर दिया था। 2 साल के बाद उसका तबादला दूसरी जगह पर हो गया, परंतु उसकी समस्याएं वैसी ही बनी रहीं। वह उस जगह पर 6 महीने भी नहीं टिक पाया। व्यापारियों ने उसका तबादला करवा दिया। इंद्रजीत का 6 साल में 5 बार तबादला हुआ, जिससे उसके पारिवारिक जीवन और बच्चों की शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद उसे महत्वहीन नियुक्तियां दी गई, जैसे स्टाफ ट्रेनिंग, कॉलेज स्थापना प्रशासन और टैक्स प्रणाली का अध्ययन। इससे इंद्रजीत ने खुद को बदलने का फैसला कर लिया। उसने फैसला किया कि वह स्वयं से तो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगा, परंतु दूसरों को उनके रास्ते पर चलने देगा। यह फार्मूला सफल साबित हुआ। इंद्रजीत ने स्वीकार किया कि उसे भी इस फार्मूले से कई लाभ मिले, जैसे रियायती दर, फ्री डिस्काउंट कूपन, अतिथियों के स्वागत के लिए मुफ्त वाहन सुविधा, मुफ्त सिनेमा टिकट, मुफ्त लंच इत्यादि। बहरहाल उसे वाणिज्यिक कर अफसर के अपने करियर में आनंद नहीं आया, क्योंकि वह जो हासिल करना चाहता था उसे वह हासिल नहीं कर पाया। उसे हमेशा अपराध बोध होता था। उसके सहकर्मियों ने कभी उसे विभाग का आंतरिक हिस्सा नहीं माना। उसके व्यक्तिगत जीवन मूल्यों का तंत्र उसके विभाग के जीवन मूल्यों से लगातार टकराता रहा। वह अपने दुखद कैरियर का अंत करना चाहता था, परंतु पारिवारिक दायित्वों की वजह से वह नौकरी नहीं छोड़ पाया। अंततः अपने कैरियर से मुक्ति पाने के लिए उसने 49 वर्ष की उम्र में समय से पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली।
हम ऐसे बहुत से लोगों से मिलते हैं जो अपने जीवन मूल्यों के कारण अपने व्यवसाय या नौकरी में दुखी रहते हैं। वे इस दुख को दूर करने के लिए संघर्ष करने के बजाय इस दुख के साथ जीना सीख लेते हैं। जो लोग अपने जीवन मूल्यों के तंत्र से कैरियर का तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, वे मानसिक विखंडन अनुभव करते हैं। इस वजह से उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत असंतोषजनक रहती है। जीवन मूल्यों का संघर्ष किसी को भी उसके कैरियर में प्रगति करने से रोक सकता है। यह जांच करें कि आपका जीवन मूल्यों का तंत्र उस प्रोफेशन के कितने तालमेल में है जिसे आपने चुना है या जिसे आप चुनना चाहते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप अपने कैरियर में असफल हो जाएंगे। दोस्तों, ईमानदारी की वजह से इंद्रजीत ने बहुत कोशिश की कि मैं इस सिस्टम को सुधारूं, लेकिन सिस्टम ने उसे ही सुधार दिया। वो ना चाहते हुए भी रिश्वत नहीं ली। एक कसम तो उसने खाई कि चलो ठीक है, मैं नहीं लूँगा, लेकिन जो लोग उसके कर्मचारी थे उनको तो लेने दूंगा, क्योंकि उसके 5 साल में 5 तबादले हो गए। क्या करे, परेशान हो गया। वो ना चाहते हुए भी वो सब चीज़ें उसको करना पड़ी जो कि नहीं करना चाहिए थी। बहुत ज़्यादा परेशानी उसको होने लगी। यदि जांच करें कि आपका जीवन मूल्यों का तंत्र उस प्रोफेशन के कितने तालमेल में है जिसे आपने चुना है या जिसे आप चुनना चाहते हैं, तो ये इंद्रजीत जी की केस स्टडी थी, जो कि बहुत ही, क्योंकि जीवन वो ना चाहते हुए भी अब उसके बच्चों का कैरियर, क्योंकि 5 साल में अगर जगह जगह जाएगा तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। यानी उसका भविष्य तो ऐसे ही खराब, सिर्फ ईमानदारी की वजह से ही उसका भविष्य खराब होने वाला है, हो रहा था एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही खतरनाक स्टोरी थी। अब है ये 57वां कारण, रुचि के संघर्ष वाला कैरियर। ये रुचि के संघर्ष वाला कैरियर। अरुचिकर कैरियर का पीछा करने वाले लोग आंतरिक संघर्ष से परेशान होते हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कैरियर की रुचि को ना समझ पाना, कैरियर की आवश्यकताओं का अज्ञान या अपने मनचाहे कैरियर का पीछा करने के साहस की कमी। जब व्यक्ति के कैरियर और उसकी रुचियों में भिन्नता हो तो कैरियर में असफलता मिलना तय है। असफलता की यह मात्रा सामंजस्य के अभाव की मात्रा के अनुपात में हो सकती है। सामंजस्य के इस अभाव का सामना करने वाले लोग काफ़ी संख्या में हैं। कुछ लोग अपनी रुचि के अभाव को स्पष्ट रूप से जानते हैं, परंतु इसके बावजूद अपने निराशावाद के कारण दूसरा कैरियर नहीं चुन पाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग सामंजस्य के इस अभाव में इसलिए जीते हैं क्योंकि उन्हें अपनी रुचियों का ज्ञान ही नहीं होता। बहरहाल संभवतया वे इस बारे में ना जानते हो, परंतु इसके बावजूद उन्हें सामंजस्य के अभाव का अनुभव होता है, भले ही यह कम मात्रा में हो। कुछ लोग अपने कैरियर में एक अलग तरह का रुचि संघर्ष अनुभव करते हैं। इन लोगों के पास अपनी पसंद की नौकरी तो होती है, परंतु त्रासदी यह है कि उन्हें वे काम करने को नहीं मिलते जो वे करना चाहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप काम में और अंततः खुद में भी उनकी रुचि खत्म हो जाती है। यह मुद्दा इस असफलता के कारण को थोड़ा जटिल बना देता है। यहाँ आपको न सिर्फ उस नौकरी में होना चाहिए जिसे आप पसंद करते हैं, बल्कि आपके पास
अपनी रुचि के काम करने का अवसर भी होना चाहिए। रुचियों के असामंजस्य की वजह से कैरियर में रुचि का अभाव कैरियर में असफलता का एक आम कारण है, और यह किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है। विरोधाभास यह है कि रुचि के इस अभाव के बावजूद कुछ लोग अपने कैरियर में बाहरी प्रगति करते दिख सकते हैं। बहरहाल, ऐसी स्थिति में अंदरूनी प्रगति नहीं होती। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति के कॉर्पोरेट सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने की वजह से उसे सफल माना जा सकता है, परंतु यह विकास व्यक्तिगत सफलता नहीं है। यह तो सिर्फ एक बाहरी सफलता है। 35 साल के सिविल इंजीनियर मनीष जोशी भी अपने करियर में रुचि के संघर्ष का सामना कर रहे हैं। मनीष ने अभिनेता बनने का सपना देखा था, परंतु वह सिविल इंजीनियर बनकर रह गया। कई बार उसने चाहा कि वह अपने सपनों के पेशे में चला जाए, परंतु असफलता के डर से उसने ऐसा नहीं किया। वह कहता है कि अभिनय उसके खून में है, क्योंकि उसके दादाजी लोकप्रिय मंच अभिनेता थे। बचपन में वह अपने गृह नगर भोपाल में नाटकों के मंचन का उत्सुकता से इंतजार करता था। 15 साल की उम्र से उसने कुछ नाटकों में नायक और सहनायक की भूमिकाएं भी की थी। यह उसका शौक था और उसके मन में इसे कैरियर बनाने का विचार कभी नहीं आया। उसने देखा था कि नाटक से जुड़े बहुत से लोग आर्थिक कष्ट में जीवन बिताते हैं और उन्हें समाज में वह सम्मान नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं। इन कारणों से उसने अभिनय को अपना कैरियर नहीं बनाया। उसकी माँ ने उसे टीवी सीरियल्स में अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। उनकी सलाह पर अमल करते हुए उसने 3 छोटे एपिसोड्स में अभिनय किया, परंतु मनीष का असली ध्यान पढ़ाई पर था। हालांकि सिविल इंजीनियरिंग के तीसरे साल में उसने अभिनय पर गंभीरता से विचार किया, परंतु वह उस पर अमल नहीं कर पाया। ग्रेजुएशन पूरा करते ही उसे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम मिल गया। उसे सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में बानीखेत में पद स्थापना मिली, जहां एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक बांध बन रहा था। उसे ना तो वह जगह पसंद आई, ना ही उसे अपने काम से संतुष्टि मिली। वह अक्सर भोपाल चला जाता था। उसके माता पिता सोचते थे कि उसे घर की याद आ रही है। मनीष ने लगभग 3 साल तक यहाँ नौकरी की। उसे वहाँ रहने में मज़ा नहीं आता था, ना ही उसकी इस काम में कोई रुचि थी। उसने सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए यह नौकरी की। बातचीत के दौरान उसने मुझे बताया कि नौकरी में उसे जो काम करना पड़ते थे वे बहुत उबाऊ थे। बांध की योजना बनाने या कंक्रीटिंग करने जैसे महत्वपूर्ण कामों के बजाय उसे बांध की बाउंड्री वॉल बनाने और अन्य छुटपुट कामों का जिम्मा सौंपा गया था। उसने महसूस किया कि उसकी पढ़ाई और उसके काम के बीच एक बड़ा फासला है। चाहे जो हो, वह किसी भी तरह के निर्माण कार्य में रुचि नहीं लेता था। उसका तो यह कहना था कि सीमेंट देखकर ही वह दुखी हो जाता था। बानीखेत में 3 साल गुजारने के बाद उसे नर्मदा परियोजना में पद स्थापना मिल गई। उसकी शादी भी हो गई। यहाँ मनीष को अपने अभिनय की महत्वाकांक्षा को पुनर्जीवित करने का अवसर मिला और वह एक थिएटर अकादमी से जुड़ गया। अगले 8 साल तक उसने
जितने समय नौकरी की उससे ज़्यादा समय तक वह थिएटर में विभिन्न भूमिकाओं के बारे में सोचने, उनकी रिहर्सल करने और अभिनय करने में लगाया। उसे टीवी प्रोडक्शंस कंपनियों के कई प्रस्ताव भी मिले, परंतु उसकी नौकरी में उसे परियोजना क्षेत्र से दूर जाने की अनुमति नहीं थी। खुद को खुश करने के लिए उसने 2 कार्यक्रमों में अभिनय भी किया। उसके अनुसार वह नौकरी छोड़ने और अभिनय को कैरियर बनाने के बारे में इसलिए असुरक्षित महसूस करता था क्योंकि उस पर अपनी पत्नी, माता-पिता और 3 बच्चों की जिम्मेदारी थी। वह अपनी सिविल इंजीनियरिंग की नौकरी से नफरत करता है। वह महसूस करता है कि नापसंद काम के अध्ययन और नापसंद नौकरी को करने के बजाय अगर उसने सही समय पर अभिनय को कैरियर के रूप में चुना होता तो वह ज़्यादा खुश होता। जब वह मंच के नाटक, टीवी सीरियल या फिल्में देखता है तो उसका मोह भंग हो जाता है। उसे एहसास होता है कि अपनी क्षमता के बावजूद अपने सपनों के कैरियर में नहीं जा पाने के लिए वह खुद ही दोषी है। हम में से अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन न सही पर महत्वपूर्ण समय तो किसी ऐसे काम को करने में गुजार देते हैं जिसमें हमारी कोई रुचि नहीं होती। इस तरह के काम करने का परिणाम स्पष्ट है, जीवन भर असंतुष्टि और कैरियर में असफलता। दोस्तों, ये मनीष की ही कहानी ना समझिए। आप आपकी रुचि के हिसाब से अगर कैरियर को चुनेंगे तो जीवन में वो आनंद आपको मिलेगा जो कि चाहिए, क्योंकि आपकी रुचि जिसमें है वो कैरियर अगर आपको मिल जाए तो मान लीजिए कि आप स्वर्ग में हैं, क्योंकि आपकी रुचि उसी में है और आपका कैरियर भी उसी में बना है। तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। अब मनीष सिविल इंजीनियरिंग की नौकरी नहीं छोड़ सकता। समय निकल गया, शादी हो गई, 3 बच्चे हो गए, माता पिता की जिम्मेदारी हो गई। नौकरी छोड़े तो रोड पे आ जाए और नौकरी ना छोड़े तो नाखुश रहे। क्या करे, मजबूरी में वो सारे काम उसे करने पड़े। बहरहाल अब वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब समय काफ़ी ज़्यादा निकल चुका था। तो ये था 57वां कारण। अब कारण है 58वां, जिसका नाम है टाल मटोल वाला कैरियर। क्योंकि ये कैरियर केंद्रित असफलता है, इसलिए ये कैरियर के बारे में ही पूरा टाल मटोल वाला कैरियर है। 58वां कारण है आलस्य किसी भी व्यक्ति के कैरियर को बर्बाद कर सकता है। आलस्य किसी भी व्यक्ति के कैरियर को बर्बाद कर सकता है। हालांकि एक हद के बाद इससे कोई राहत या आनंद नहीं मिलता, परंतु इसके बावजूद लोग आलस्य करते हैं। कई योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्ति टाल मटोल की आदत के कारण अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाते। चीज़ों को टालने की प्रवृत्ति एक मनोदशा है। जब लोग आलस्य की इस मनोदशा के गुलाम बन जाते हैं तो उनके लिए कुछ भी सार्थक कर पाना मुश्किल हो जाता है। हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां समय के साथ गतिविधियों का महत्व भी परिवर्तित होता है। अगर इन गतिविधियों का समय पर प्रबंधन न किया जाए तो असफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे लोग हैं जो बिजली, पानी, फोन आदि के बिल नियत तिथि के बाद चुकाते हैं। वे कहते हैं कि इसका कारण उनकी व्यस्त दिनचर्या है, परंतु अधिकांश मामलों में सच्चाई इससे बहुत अलग है।
टाल मटोल का अर्थ कुछ ना करना या फालतू समय बर्बाद करना ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो इसका प्रबंधन करना और इससे उबरना आसान होता। कई व्यक्ति खुद को रोजमर्रा के महत्वहीन कामों में उलझा लेते हैं ताकि वे महत्वपूर्ण काम करने से बच जाए। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी नया अध्याय पढ़ने से बचने के लिए पुराना अध्याय पढ़ता है जिसे वह पहले ही पढ़ चुका है। हम अपने पड़ोसियों या मित्रों के साथ गपशप करते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, अतीत के बारे में सोचते हैं, सोते हैं, खरीदारी करते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, बहस करते हैं और सपने देखते हैं, जबकि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई महत्वपूर्ण काम है जो हमारा इंतज़ार कर रहा है। हम ये सारे महत्वहीन काम उस महत्वपूर्ण अत्यावश्यक गतिविधि को करने से बचने के लिए करते हैं। इस तरह की टाल मटोल सबसे ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इससे हम दूसरों को नहीं बल्कि खुद को धोखा देते हैं। मेरा एक सहकर्मी है जो बिजनेस से संबंधित गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अपॉइंटमेंट तय करता है। एक दो बार गड़बड़ करने के बाद वह नियत समय पर मिलता है, परंतु मुद्दे पर चर्चा करने के बाद बजाय वह गपशप में समय बर्बाद कर देता है। जिस बारे में बात करने के लिए हम मिलते हैं उस पर चर्चा करने के बजाय वह उसे अगली मुलाकात तक के लिए टाल देता है। एक और व्यक्ति अपॉइंटमेंट लेता है और सही समय पर मिलता है, परंतु मुद्दे पर विचार विमर्श नहीं करता। वह सोचता है कि वह टाल मटोल का दोषी नहीं है। मैंने उससे पूछा कि वह सीधे काम की बात पर आने के बजाय महत्वहीन बातों में अपना समय क्यों बर्बाद करता है। उसका कहना है कि उसे सामने वाले व्यक्ति के साथ लय बनाना पड़ती है। यह अप्रत्यक्ष टाल मटोल है। टाल मटोल करने के बाद भी हम ऐसे बुद्धिमत्तापूर्ण तरीकों से व्यवहार करते हैं और बात करते हैं ताकि हमारी टाल मटोल की आदत सामने न आ पाए। टाल मटोल एक जीवन शैली है जिसे लोग अपनाते हैं और इससे पहले कि वे इसे समझ पाएं, यह एक स्थायी समस्या बन जाती है। इसका मतलब है कि टालना जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि सीखा हुआ व्यवहार है। आम गलतफहमी के विपरीत, टाल मटोल खराब टाइम मैनेजमेंट या योजना का परिणाम भी नहीं है। यह किसी व्यक्ति का जानबूझकर किया जाने वाला ऐसा कार्य है जिसके विपरीत परिणामों को वह बहुत अच्छी तरह जानता है। जो व्यक्ति टाल मटोल करता है वह हर काम को बाद के लिए छोड़ देता है, परेशानी और चिंता में समय गुजारता है, झूठ बोलता है, निर्णय नहीं ले पाता है और अपने कैरियर को नष्ट कर लेता है। यही गौतम मुखर्जी के साथ हुआ, जो कोलकाता में सिविल कॉन्ट्रैक्टर है। गौतम मुखर्जी को विरासत में कंस्ट्रक्शन कंपनी मिली जिसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी, खासकर पूर्वी रेलवे के साथ। उसके पिता ने लगभग 30 साल तक पूर्वी रेलवे से कई कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए थे। उनकी मृत्यु के बाद इकलौता पुत्र होने के नाते गौतम को यह कंपनी मिली। गौतम योग्य था और कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन को अच्छी तरह से जानता था क्योंकि उसने बचपन से अपने पिता को यह काम करते देखा था। गौतम खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और उसके देश के नामी मैनेजमेंट स्कूल से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री ले रखी थी। वह चीज़ों को स्मार्ट तरीके से करने में विश्वास करता था।
200 कर्मचारियों वाली अपनी कंपनी की प्रगति से वह संतुष्ट नहीं था। कंपनी के अधिकांश कर्मचारी 45 से 55 साल के बीच की उम्र के थे और बहुत ज़्यादा औपचारिक, वफादार तथा कंजूस थे। उसने अपनी कंपनी की पुरानी छवि को बदलने और अधिक प्रोफेशनल छवि बनाने का निर्णय लिया। कर्मचारियों को अपने पहले संबोधन में उसने यह बहुत स्पष्ट कर दिया कि पुराना सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। उसके भाषण और नीति ने लोगों के मन में दुविधा उत्पन्न कर दी। वे एक तरह के पशु पेश में थे। गौतम कभी समय पर ऑफिस नहीं आता था। वह बिना बताए गायब रहता था और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने में देर करता था। वह गोपनीय कोटेशनों के प्रस्तावों पर काम नहीं करता था। जिस तरीके से कर्मचारी उसके सामने चीजें प्रस्तुत करते थे, उस पर वह उन्हें फटकारता था। बहरहाल, वह उन्हें यह कभी नहीं समझाता था कि वह कॉन्ट्रैक्ट फाइल करने के प्रस्ताव किस तरह बनवाना चाहता था। उसने निर्णय लेने के बजाय दूसरी चीज़ों में ज़्यादा समय लगाया। बाकी बचा समय वह क्रिकेट की कमेंट्री सुनने में लगाता था या फिर युवा कर्मचारियों के साथ फिल्मों, रेस्तराओं या डिस्को के बारे में बातें करने में। शुरुआत में तो सबने सोचा कि वह कंपनी के कामकाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाला है, परंतु कई महीने गुजरने के बाद भी रत्ती भर परिवर्तन नजर नहीं आया। उसके बजाय चीजें पहले से ज्यादा दुविधाजनक हो गई। ऑफिस जाने के मामले में वह अनियमित था। वरिष्ठ कर्मचारी उससे डरते थे, इसलिए वे लंबे समय से पेंडिंग पड़े मुद्दों को सुलझाने की पहल नहीं कर रहे थे। दिन ब दिन गौतम अधिक असहनशील होता जा रहा था। ऐसा खास तौर पर तब होता था जब कर्मचारी उसके पास प्रस्ताव, समस्याएं और पेंडिंग मामले लेकर आते थे। वह मुद्दों को सुलझाने में देर करता था। जो लोग उसके स्वभाव को समझ गए, वे उसे कष्ट देने से बचने के लिए उचित व्यवहार करने लगे। गौतम के पास कंपनी के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं थी, परंतु वह उन्हें टालता रहा। हर महीने वह निर्णय लेता था कि अगले महीने की पहली तारीख से एक व्यापक परिवर्तन कार्यक्रम लागू करेगा, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ। वह बहुत ज़्यादा शराब पीने के बाद देर रात को घर पहुंचता था। उसकी अनुपस्थिति से कंपनी में समस्याएं पैदा होती है। यह जानने के बाद भी वह काम के समय दोस्तों के साथ दूर दराज के फार्म हाउसों में गुलछर्रे उड़ाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही समय बाद उसकी कंपनी वित्तीय समस्याओं का सामना करने लगी। उसे यह रिपोर्ट मिली कि उसके कुछ कर्मचारी प्रतिद्वंदियों की मदद कर रहे हैं। उसने उन्हें बुलाकर फटकार लगाई। उनमें से कई ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए अपना इस्तीफा दे दिया। तब जाकर उसने स्थिति को गंभीरता को समझा। वह समझ गया कि उसकी कंपनी के हाथ से कई कॉन्ट्रैक्ट इसलिए निकल गए थे क्योंकि टेंडर और इंटरेस्ट नोटिस संबंधी काम समय पर नहीं हुआ था। उसमें इतनी बुद्धि थी कि वह समझ गया कि वह सब उसी की लापरवाही का नतीजा है। इसलिए उसने तत्काल 3 महीने के भीतर ही वरिष्ठ मैनेजरों को कोटेशन और कॉन्ट्रैक्ट फाइल करने के लिए अधिकृत कर दिया। जब चीजें ठीक होने लगी तो उसकी पुरानी आदतें एक बार फिर हावी हो गई।
काम पूरा न कर पाने के कारण उसकी कंपनी को कई बार बयाना राशि से हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा काम लाने और उसे पूरा करने में देरी की वजह से कंपनी को घाटा भी उठाना पड़ा। ब्याज चुकाने, डिपॉजिट गंवाने और कर्मचारी तथा स्थापना खर्च को पूरा करने में बहुत अधिक धन जाने लगा। जिस तरह से चीजें हो रही थी उससे गौतम कुंठित हो गया और उसने अपना ध्यान मित्रों, क्लबों और शराब खानों की तरफ मोड़ दिया। कंपनी की छवि धूमिल हो गई और यह जल्दी ही दिवालिया हो गई। अगर गौतम ने सही समय पर काम किया होता तो उसे डूबती कंपनी के खरीदार मिल सकते थे, परंतु उसने इस निर्णय को लेने में देर कर दी। कंपनी डूब गई और कर्मचारियों को आखिरी 10 महीनों की तनख्वाह नहीं मिली। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि गौतम में चीजों को जरूरत से ज्यादा टालने की आदत थी। योग्यता, बुद्धि और अच्छे इरादों के बावजूद वह निर्णय लेने में विलंब करने की आदत की वजह से बर्बाद हो गया। उसने न सिर्फ अपना कैरियर बर्बाद किया बल्कि अपने 200 कर्मचारियों की आजीविका भी छीन ली। ये एक ऐसी स्थिति है कि मैं तो डूब ही रहा हूँ, तुम्हें भी डुबाऊंगा। मान लेते हैं वो अकेला डूब रहा था, लेकिन उसने अपने 200 कर्मचारियों की जिंदगी भी छीन ली। उनका घर, उनका परिवार, उनके बच्चे, सब कुछ एक तरह से, क्योंकि जब नौकरी जाती है जिससे अपना घर चलता है, वही नौकरी अगर ख़त्म हो जाए तो उनका परिवार ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि गौतम में योग्यता नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक ही कारण की वजह से उसकी कंपनी डूब गई और वह था टाल मटोल। आज का काम कल करेंगे, सर ये काम करना है, अच्छा एक काम करते हैं, ये काम कल करेंगे, सर ये काम आया है, ये अगले दिन करेंगे। अब ये अगले दिन कभी नहीं आया, ये कल कभी नहीं आया। इस वजह से गौतम ने खुद की जिंदगी तो बर्बाद की ही, साथ में 200 कर्मचारियों की, और गौतम का खुद का भविष्य जो अपने पिता ने, यानी गौतम के पिता ने एक कंपनी बड़ी मेहनत से बनाई थी, उस कंपनी को गौतम ने डुबो दिया। अब पिता क्या कर सकते हैं, उन्होंने विरासत में कंपनी दे दी आपको इंजीनियर बनाया, पढ़ाया लिखाया, एक बुद्धिमान बनाया, लेकिन फिर भी आपकी आदतों में सुधार ना हुआ तो इसमें पिता क्या कर सकते हैं। उनका जो काम था वो करके चले गए। तो ये था 58वां कारण। अब हम बात करने वाले हैं व्यक्ति विहीन कैरियर की। ये 59वां कारण है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां शिक्षा के अंकों को योग्यता का पैमाना माना जाता है। ये बहुत ही पॉइंट वाला टॉपिक है जिसका नाम है व्यक्तित्व विहीन कैरियर। कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां शिक्षा के अंकों को योग्यता का पैमाना माना जाता है। मैं अक्सर लोगों को इस बात पर हैरान होते देखता हूं कि उनके ऐसे सहपाठी और मित्र कैरियर में अच्छी प्रगति कर रहे हैं जो उनसे पढ़ाई में कमजोर थे। हम योग्यता को शैक्षणिक दक्षता के रूप में आंकते हैं, इसलिए जब योग्य व्यक्ति अपने कैरियर में असफल होते हैं तो लोग हैरान रह जाते हैं। मैं एक उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद में 200 से अधिक डॉक्टर हैं
उनमें से लगभग 6 डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस में बहुत व्यस्त रहते हैं। इनमें से प्रत्येक डॉक्टर हर दिन कम से कम 100 मरीज देखता है। अगर आप अपने मित्र, पड़ोसी या सहकर्मी से पूछेंगे कि किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो वह इन्हीं में से किसी डॉक्टर का नाम सुनाएगा। बाकी के 194 डॉक्टर मिलकर दिन में 100 मरीज देखते हैं। इस असंतुलन का कारण समझने की जिज्ञासा जागने पर मैंने पाया कि इन 6 डॉक्टरों में से सिर्फ एक ही मेरिट में आया था। शेष 5 औसत विद्यार्थी थे। बाकी 194 डॉक्टरों में से 24 से अधिक डॉक्टर रैंक होल्डर और मेडलिस्ट थे। इन आंकड़ों से यह साबित होता है कि उनकी अच्छी प्रैक्टिस का उनकी शैक्षणिक योग्यता से कोई संबंध नहीं था। आइए एक और उदाहरण देखें। देश में भवन निर्माण का 35% से अधिक काम नई दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में होता है। इन शहरों में बहुत सी छोटी और मध्यम आकार की रियल एस्टेट कंपनियां हैं जो हर साल कई करोड़ का व्यवसाय करती हैं। रोचक बात यह है कि इनमें से अधिकांश कंपनियों को वे लोग बनाते हैं, चलाते और ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं जो सिविल इंजीनियर नहीं है। कई बार तो वे स्नातक भी नहीं होते। इसी तरह कई विद्युत कंपनियां बिजली के बारे में न जानने वाले लोग चलाते हैं। अधिकांश अखबार पत्रकार नहीं, व्यवसायी चलाते हैं। और कई सफल अभिनेताओं ने कभी अभिनय का प्रशिक्षण नहीं लिया। इन सब मांग में रहने वाले लोगों में एक आम बात देखने में आती है। अपने प्रोफेशन के प्रति उनका नज़रिया सही होता है और अगर उनमें कोई व्यावसायिक कमी होती है तो इस नज़रिए से उनकी उस कमी की पूर्ति हो जाती है। इसके विपरीत अगर सही नज़रिया ना हो तो हो सकता है कि उत्कृष्ट योग्यता और व्यावसायिक ज्ञान के बावजूद लोग अपने करियर में सफल न हो पाएं। वे व्यक्तित्व विहीन करियर का पीछा करते हैं। अपने व्यक्तित्व विहीन व्यवहार के कारण वे लोगों से दूर हो जाते हैं और अंततः स्वार्थी नीति और नकारात्मक नज़रिए के कारण असफल हो जाते हैं। जो लोग कार्य संबंधी विशिष्ट ज्ञान और योग्यता हासिल करने में लगे रहते हैं, उनमें अकेले काम में जुटे रहने की प्रवृत्ति होती है और उन्हें दूसरों के साथ समय बिताने का समय नहीं मिल पाता। इस तरह का एकाकी कैरियर उन्हें सामाजिक योग्यताओं से वंचित कर देता है और वे देर से परिपक्व हो पाते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें जायदाद के रजिस्ट्रेशन कानून ज़बानी रटे हैं, परंतु वे एक सामान्य जायदाद की रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास आपराधिक कानून का विस्तृत ज्ञान है, परंतु वे अच्छी कानूनी सलाह नहीं दे सकते। ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं जो बिजली की छोटी छोटी घरेलू समस्याओं के लिए भी मदद मांगते हैं। ऐसे भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं जो अपनी गाड़ी की छोटी छोटी समस्याओं को भी नहीं सुधार सकते। और कुछ महान शोधकर्ता वास्तविक जीवन में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। इस तरह की असफलता का कारण व्यावहारिक ज्ञान की कमी है। मेरा मानना है कि जब कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान हासिल कर लेता है तो उसके कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। दूसरे शब्दों में, आपको जितनी अधिक जानकारी होगी, आप में
अनिश्चितता की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्ञान आपको यह सुझाता है कि किसी मामले के एक से अधिक विश्वसनीय विकल्प हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई भी आपको बता सकता है कि अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ऑटो द्वारा कनॉट सर्कस जाएंगे तो इसमें लगभग 5 मिनट का समय लगेगा, परंतु सड़क यातायात का रिसर्च ऑफिसर इस तरह का सीधा जवाब कभी नहीं देगा। वह आपको बताएगा कि इसमें 3 से लेकर 60 मिनट तक लग सकते हैं, जो बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे यात्रा का समय, वाहन का प्रकार, ड्राइवर का स्वभाव, यातायात की गति, मौसम, दिन का महत्व। इसलिए निर्णय पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि योग्यता, कार्य संबंधी ज्ञान और शैक्षणिक प्रतिभा महत्वपूर्ण है। ये सब चीज़ें निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, परंतु उनका होना भर ही पर्याप्त नहीं है। अगर कार्य संबंधी योग्यता हो परंतु पारस्परिक संबंधों की योग्यता ना हो तो व्यक्ति असफल हो सकता है। परंतु यदि परस्पर व्यवहार की बहुत अच्छी योग्यता हो तो औसत ज्ञान वाला व्यक्ति भी तीव्र प्रगति और सफलता हासिल कर सकता है। आईआईटी के सभी विद्यार्थी शैक्षणिक दृष्टि से प्रतिभाशाली होते हैं, परंतु उनमें से कुछ में ही परस्पर व्यवहार की अपेक्षित योग्यताएं होती है, जिनके कारण वे शिखर पर पहुंचते हैं। उनमें से लगभग 20% असफल होते हैं और लगभग 30% खराब पारस्परिक योग्यताओं के कारण औसत सफलता ही प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे माता पिताओं की संख्या ज़्यादा होती है जो अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभाशाली बनाना चाहते हैं, और ऐसे माता पिताओं की संख्या कम होती है जो अपने बच्चों को बातचीत की उत्कृष्ट कला में पारंगत बनाना चाहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमारे पास ऐसे बहुत से योग्य, प्रोफेशनल और टेक्नोक्रेट होते हैं जिनकी सेवाएं काफ़ी हद तक अप्रभावकारी होती है, क्योंकि वे दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए काम करते हैं। मैं इसे व्यक्तित्व विहीन कैरियर कहता हूँ, और मेरा मानना है कि अगर कोई इस तरह के कैरियर का पीछा करता है तो उसे सफल नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, ये था 59वां कारण, ये जिसका नाम था व्यक्तित्व विहीन कैरियर। आप कुछ भी हो, लेकिन हर मामले में आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं। एक अच्छी कानूनी सलाह नहीं दे सकता जो कानून के बारे में विस्तृत ज्ञान जानता है। ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी होते हैं जो बिजली की छोटी छोटी घरेलू समस्याओं के लिए भी मदद मांगते हैं दूसरों से, और बहुत सारे ऐसे मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं जो उनकी खुद की जो गाड़ी होती है उसकी छोटी छोटी समस्या को सुधार नहीं सकते। बहुत सारे शोधकर्ता वास्तविक जीवन में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो इस तरह की जो असफलता का कारण व्यावहारिक ज्ञान की कमी होती है। तो ये था 59वां कारण। अब हम बात करने वाले हैं 60वें कारण की, जिसका नाम है द्वेषपूर्ण कैरियर। आइए जानते हैं, ये 60वां कारण है कैरियर केंद्रित असफलता का। इसमें एक केस स्टडी इन्होंने दी है पंकज सिन्हा, जो कि गोरखपुर के पास के एक गांव से आया है। वह अपने गांव का पहला इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। हालांकि वह एक औसत विद्यार्थी था, परंतु चूंकि उसके मन में महान बनने की प्रबल इच्छा थी, इसलिए उसने बहुत मेहनत की। उसने मैनेजमेंट
प्रशिक्षार्थी के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और बाद में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में चला गया। 30 साल के कैरियर में उसने अपने सामने वाले हर अवसर का लाभ उठाया। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जहां कोई अवसर नहीं था वहां भी उसने अवसर बना लिया। इसके परिणाम स्वरूप आज वह 2000 करोड़ रुपए की कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव है। सिन्हा की शैली आमतौर पर तानाशाही पूर्ण है। उसे अच्छा लगता है कि कर्मचारी उससे डरे। कर्मचारियों का नेतृत्व करते समय वह जाने अनजाने पुरस्कार के बजाय दंड का अधिक प्रयोग करता है। वह हर चीज का नियंत्रण करना चाहता है। वह हर चीज की निगरानी करता है और सभी निर्णय स्वयं लेता है, जैसे उत्पादन का शेड्यूल, कर्मचारियों के व्यवहार का तरीका, कर्मचारियों की वेशभूषा, बैठक व्यवस्था और उनके व्यक्तिगत जीवन संबंधी बातें। वह गर्व से कहता है कि वह कंपनी और इसके कर्मचारियों के सभी पहलुओं से जुड़ा है। कर्मचारी उसकी पृष्ठभूमि जानते हैं। वे जानते हैं कि वह किस तरह एक कनिष्ठ अफसर से चीफ एग्जीक्यूटिव के स्तर तक पहुंचा है। वे उसे चालाक और शोषक मानते हैं। यह सच है कि सिन्हा ने कैरियर में प्रगति करने के लिए लोगों का इस्तेमाल किया और जब उनकी आवश्यकता नहीं रही तो उन्हें धुतकार कर दूर छिटक दिया। वह कहता है कि निर्मम हुए बिना कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव के पद पर नहीं पहुंच सकता। सिन्हा अपने निजी लाभ के लिए कंपनी के संसाधनों और सुविधाओं का बहुत चतुराई से इस्तेमाल करता है। कंपनी का प्रमुख होने के बावजूद वह कंपनी के भीतर राजनीति करवाता है। उसके व्यवहार में एक रूपता नहीं होती, इसलिए कई बार वह बहुत निष्पक्ष ढंग से कार्य करता है और कई बार बहुत पक्षपातपूर्ण ढंग से। प्रमोशन देते समय वह कुछ योग्य व्यक्तियों को चुनना है और कुछ खराब व्यक्तियों को जो उसके प्रति पूरी तरह निष्ठावान है। तनख्वाह में वृद्धि, विदेश यात्राएं, महत्वपूर्ण कार्यभार, तबादले, पदस्थापना और प्रमोशन जैसे हथियारों द्वारा वह कंपनी के कार्यों में छल कपट का प्रयोग करता है। उसकी नज़र में कंपनी के विकास के बजाय चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में उसकी प्रगति अधिक महत्वपूर्ण है। कम से कम 30 लोग कंपनी के बजाय उसके लिए काम करते हैं। वह चुनिंदा मामलों में भ्रष्टाचार करता है, परंतु आम तौर पर उसे ईमानदार, बहुआयामी और बहुत योग्य चीफ एग्जीक्यूटिव माना जाता है। सिन्हा की शैली और स्वभाव से वाकिफ होने की वजह से कर्मचारी उसके सामने तो उसकी तारीफें करते हैं, उसके कहे अनुसार काम करते हैं और उसकी हाँ में हाँ मिलाने के अवसर का उत्सुकता से इंतजार करते हैं। सिन्हा ने अपने वरिष्ठ सहकर्मियों को भी नहीं छोड़ा। उसने उनमें से अधिकांश को अधिकार विहीन कर दिया। संक्षेप में, उसने इस तरह का व्यवहार किया ताकि कोई उसे महत्वहीन न माने। वह कर्मचारियों के बारे में वह चिंतित नजर आता था, परंतु सिर्फ तभी जब इससे उसकी प्रगति प्रभावित न होती हो। एक बार कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने संगठनात्मक जांच अध्ययन कराने का निर्णय लिया। जांच अध्ययन कराने वाली टीम में मैं भी था। इस
सिलसिले में मुझे सिन्हा के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। सिन्हा बहुत विनम्र था और उसने हमारे सामने बहुत प्रोफेशनल दिखने की कोशिश की। उसने हमें बताया कि कंपनी के विकास में उसका कितना बड़ा योगदान था और उसने किस तरह इस कंपनी को स्टील उद्योग की महत्वपूर्ण कंपनी के रूप में रूपांतरित किया। कंपनी की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति उसके इस दावे का समर्थन करती थी। बहरहाल, हालांकि यह सच था कि विकास हुआ था, परंतु यह भी सच था कि उसके सीईओ बनने के पहले से ही कंपनी प्रगति कर रही थी। रोचक बात यह थी कि जब हमने प्रश्नावलियों और अनाम राय सुझाव मांगते हुए विस्तृत सर्वे किया, तो चीफ एग्जीक्यूटिव की कार्यशैली की काफ़ी गंभीर आलोचना हुई। 5000 कर्मचारियों की राय में सीईओ की शैली औसत से कमज़ोर थी। आश्चर्य की बात यह थी कि हर स्तर के कर्मचारी सीईओ के बारे में एक सी राय व्यक्त कर रहे थे। विरोधाभास यह था कि जब हम उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले और उनकी राय जानना चाही, तो उनमें से किसी ने भी सिन्हा की आलोचना नहीं की। दरअसल कुछ तो चीफ एग्जीक्यूटिव की बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे थे। हमने सच्चाई सामने लाने के लिए हर तरह के आश्वासन दिए, परंतु कर्मचारी वास्तविक प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं हुए। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, बहुत से कर्मचारी इस पर विश्वास करने लगे। अंततः उन्होंने हमें वास्तविक स्थिति बताई। वे सब अपने चीफ एग्जीक्यूटिव से नफरत करते थे और किसी के मन में भी उसके लिए सम्मान, प्रेम या अपनेपन जैसी भावना दूर दूर तक नहीं थी। वरिष्ठ अफसर भी उसे घुसपैठिया मानते थे, जिसने छल कपट से अवसरों से लाभ लिया। तकनीशियनों की राय में वह एक खराब इंजीनियर था, जो संगठन के मूलभूत तकनीकी पहलुओं को नहीं समझता था। बगैर अपवाद के सब लोगों का मानना था कि वह आत्म केंद्रित और भ्रष्ट था। कंपनी के अंदर और बाहर के विशेषज्ञों ने कहा कि कंपनी की प्रगति इसकी आंतरिक शक्ति और लाभों की वजह से हुई थी, न कि विशिष्ट संगठनात्मक या लीडरशिप प्रयास की वजह से। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि खराब मैनेजमेंट तंत्र के कारण निकट भविष्य में कंपनी की स्थिति बिगड़ने वाली है। हमारे अध्ययन ने यह भी साबित किया कि सीईओ की कार्यशैली और छवि संगठन की प्रगति में प्रमुख अवरोध थे और उसके पक्षपातपूर्ण तथा निरंकुश निर्णयों के कारण तमाम प्रबंधकीय तंत्र धराशायी हो गए थे। सिन्हा ने हमारे निष्कर्षों को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उसके सभी कर्मचारी उसका समर्थन करते हैं और हमारी रिपोर्ट यथार्थ से कोसों दूर थी। उसने इस रिपोर्ट को दफन करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया। मैंने बाद में उसके करियर पर निगाह रखी ताकि यह देख सकूं कि हमने अपने काम के साथ न्याय किया था या नहीं। उसके रिटायरमेंट के बाद की घटनाओं ने हमारे कई निष्कर्षों को सही ठहराया। उसके रिटायर होने पर कर्मचारी इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे विदाई पार्टी तक नहीं दी। जब वह अपना रिटायरमेंट फंड लेने के लिए ऑफिस आया, तो उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। कर्मचारियों ने खुलकर उसकी आलोचना की। उसके रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एक नई स्वतंत्रता मिली और वे इसका पूरा आनंद ले रहे थे। सिन्हा का दौर आज भी कंपनी का अंधकारमयी दौर माना जाता है। उसकी मौत के बाद भी लोगों के मन में उसकी यही छवि है। निसंदेह सिन्हा ने एक शानदार बंगला बनवाया, लग्जरी कार खरीदी और कई अन्य संपत्तियां भी
उसे सिर्फ एक चीज हासिल नहीं हो पाई, अपने सहकर्मियों का सच्चा भावनात्मक समर्थन। वरिष्ठ पदों पर आसीन अधिकांश लोग यही करते हैं। वे भगवान बनने की कोशिश करते हैं। वे मनमाने ढंग से व्यवहार करते हैं। सत्ता के मद में चूर होकर वे बिना त्याग किए लोगों से त्याग की अपेक्षा कर रखते हैं। वे अपने व्यक्तिगत आराम और विकास को कंपनी के लक्ष्यों और विकास से पहले रखते हैं। उनके सनकी व्यवहार की वजह से लोगों में असुरक्षा उत्पन्न हो जाती है, इसलिए पूरी कंपनी उनसे नफरत करने लग जाती है। हालांकि वे कंपनी के शिखर पर होते हैं, परंतु इसके बावजूद यह कैरियर में असफलता का प्रतीक है। यह एक मिथ्या धारणा है कि कैरियर में प्रगति करने के लिए लोगों को निर्मम, छल कपटपूर्ण, आत्म केंद्रित और शोषक होने की जरूरत है। यह भी सच नहीं है कि हर चीज की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने वाले लोग ही प्रभावकारी लीडर होते हैं। दरअसल असफलता को शारीरिक संलग्नता की हद के रूप में देखा जा सकता है। प्रभावकारी लीडर मानदंड निर्धारित कर देता है और लोगों को उनका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है। वह अपने कर्मचारियों के लिए त्याग करता है। वह छल कपट का इस्तेमाल करता है। इस अनुभव से मैंने यह रोचक सबक सीखा कि सीईओ के स्तर के व्यक्ति को शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकना मुश्किल है। इस दुरुपयोग को प्रमाणित करना तो और भी मुश्किल है, क्योंकि पंकज सिन्हा जैसे सीईओ चालाक होते हैं और वे बुराई के साथ साथ कुछ भलाई भी करते हैं। वे सिस्टम का चुनिंदा दुरुपयोग करते हैं। वरिष्ठ पदों पर आसीन अधिकांश लोग यही करते हैं। वे भगवान बनने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये थी पंकज सिन्हा की कहानी, जो कि गोरखपुर के एक छोटे से गांव से थे। इन्होंने ज़्यादा पैसा ना देखा था, तो इनको पैसा बनाने का भी शौक हो गया था। इनको लग्जरी गाड़ी, बड़ा बंगला, ये सब चीज़ें खरीदना थी, क्योंकि एक सच इस कहानी का ऐसा भी मेरे हिसाब से मैं देना चाहूँगा कि जो लोग धन के लालच में पड़ जाते हैं वो किसी के नहीं होते हैं। ये मेरा अनुमान है और सच्चाई भी यही है, क्योंकि पंकज सिन्हा जैसे लोग बहुत सारे हैं और उनसे नफरत करने का जो प्रतिशत लोगों का होता है, अगर प्यार करने का प्रतिशत उनका 1% है तो नफरत करने वालों का 99% होता है। मुझे लगता है उनसे उनकी बीवी और बच्चे भी सही से प्रेम नहीं करते हैं। मैंने देखा है कई लोग हैं जो ऐसे होते हैं कि उनसे कई लोग बात करने से भी नफरत करते हैं। पैसे बहुत होते हैं उनके पास, लेकिन उनको घिन आती है कि क्या बात करे इस व्यक्ति से जो अपने बच्चों का नहीं होता, जो अपने बीवी बच्चों का नहीं होता। क्योंकि धन का लालच दोस्तों किसी से भी नफरत करवा सकता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पैसे के लिए वो अपने घर परिवार वालों किसी के भी नहीं होते हैं। और पंकज सिन्हा जैसे लोग, जो एक मामूली सा व्यक्ति था, वो इतने ऊपर तक पहुंच गया जिसने सीईओ तक का सफ़र किया। लेकिन वो साबित भी कर रहा था कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन ये बात साबित करने में उसके रिटायरमेंट के बाद में पता चला कि उसको विदाई समारोह तक नहीं दिया। कैसे देंगे? लोग परेशान थे, सोचते थे ये कब चला जाए। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है जो पंकज सिन्हा जैसे लोगों की होती है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये था 59वां कारण
और अब है 61वां कारण, सॉरी ये 60वां कारण था, ये 61वां कारण है, पराजित कैरियर। कोई कैरियर बहुत आसान या बहुत मुश्किल नहीं होता, यह सब अनुभूति और सामने आने वाली बाधाओं की संख्या का मामला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिखर पर मौजूद लोगों के पास ही बड़ी समस्याएं होती है। संगठनों के निचले पायदान पर खड़े कर्मचारियों को भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को बहुत सी समस्याएं झेलना पड़ती है, जिनमें छोटी छोटी असुविधाओं से लेकर यौन उत्पीड़न तक शामिल है। इसके अलावा उन्हें कामकाजी महिलाओं संबंधी पूर्वाग्रहों को भी झेलना पड़ता है। उदाहरण के लिए, तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करने के बारे में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक भावुक, कम शक्तिवान और कम स्मार्ट माना जाता है। ऐसे भी लोग हैं जो यह विश्वास करते हैं कि सिर्फ वही महिलाएं सफल होती है जो खुले चरित्र की होती है। यह मानना ठीक नहीं है। बहरहाल, यह आवश्यक है कि नौकरी पेशा महिला में अपने व्यावसायिक क्षेत्र में प्रगति करने की योग्यताएं तो होना ही चाहिए, उसमें इन पूर्वाग्रहों और निहित भेदभाव से निपटने की क्षमता भी होना चाहिए। हर महिला अपने कैरियर के किसी न किसी मोड़ पर इन समस्याओं का सामना करती है। इन समस्याओं का उचित प्रबंधन न कर पाने के कारण अनेक महिलाएं सफल कैरियर से वंचित रह जाती है। अनुष्का एक ऐसी ही महिला है जो बहुत योग्य न्यूक्लियर फिजिसिस्ट होने के बावजूद असफल हो गई। अनुष्का की उम्र 30 वर्ष से अधिक है और वह एक परंपरावादी परिवार की है। उसके माता पिता औरंगाबाद में रहते हैं। वह एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी थी। उसने हैदराबाद की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से न्यूक्लियर फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जिसमें उसे गोल्ड मेडल मिला। फिर उसने मुंबई से पीएचडी की और उसकी थीसिस को सर्वश्रेष्ठ शोध पुरस्कार मिला। अपनी शिक्षा और सुंदरता के बावजूद अनुष्का विनम्र है। वह हमेशा अच्छा व्यवहार करती है और कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाती। उसके व्यवहार में सादगी झलकती है, इसलिए उसे बहुत से लोग पसंद करते हैं। अतीत में विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते वक्त कम से कम 2 लोगों ने उससे विवाह करने की इच्छा जाहिर की, परंतु उसने विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया, क्योंकि वह अपनी शिक्षा और कैरियर के लक्ष्यों के प्रति समर्पित थी। उसकी समस्याएं तब शुरू हुई जब उसने मुंबई की एक विश्वविद्यालय रिसर्च लेबोरेटरी में वैज्ञानिक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। अपनी पीएचडी पूरी करने के बाद अनुष्का प्रयोगशाला में वैज्ञानिक के रूप में काम करने लगी। वह राघवन के नेतृत्व में एक प्रोजेक्ट पर काम करने लगी, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक थे। अनुष्का बहुत खुश थी कि उसे इतने सम्मानी व्यक्ति के साथ काम करने का अवसर मिला। 6 महीने तक सब कुछ अच्छा रहा। फिर राघवन लंबे समय के लिए अमेरिका चले गए। उनकी जगह पर मिंकी चोपड़ा प्रोजेक्ट के प्रमुख बन गए। 52 वर्षीय चोपड़ा योग्य वैज्ञानिक था और उनका बहुत सम्मान किया जाता था। अनुष्का सीधे उसके अधीन काम करती थी। राघवन की तुलना में चोपड़ा ने प्रोजेक्ट के मार्गदर्शन और उसके काम में अधिक रुचि दिखाई। वह उसका बहुत ध्यान रखता था। प्रोजेक्ट बहुत तेजी से प्रगति कर रहा था और इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने टीम के सदस्यों की प्रशंसा की। अनुष्का का काम इस तरह का था
कि उसे अक्सर देर रात तक ऑफिस में रुकना पड़ता था। एक रात को चोपड़ा उसे उसके घर तक छोड़ने गया। जब अनुष्का प्रोजेक्ट के बारे में बातें करने लगी तो चोपड़ा ने उसे यह कहकर रोक दिया कि ऑफिस की बातें ऑफिस तक ही सीमित रहना चाहिए। इसलिए वे दोनों अपनी रुचियों और कुकिंग के बारे में बातें करने लगे। चोपड़ा अक्सर अनुष्का को चर्चा के लिए बुलाने लगा और अनौपचारिक व्यवहार करने लगा। जब चोपड़ा उसे एन कहता था और नाटकीय अंदाज में अभिनय करके उससे लाड़ जताता था तो वह शर्मा जाती थी। वह इस तरह का व्यवहार सिर्फ अकेले में ही करता था। अनुष्का उससे अकेले में मिलने से बचने की कोशिश करती थी, परंतु उसके काम की प्रकृति ही ऐसी थी कि उससे चोपड़ा से अक्सर मिलना पड़ता था। जैसी आशा थी, दोनों के आपसी संबंधों में ठंडापन आ गया। बहरहाल चोपड़ा कोई खास परेशानी खड़ी नहीं कर पाया, परंतु अनुष्का उसके सामने पहुंचते ही असहज हो जाती थी। अनुष्का के आग्रह और चोपड़ा की अनुशंसा पर उसका तबादला अहमदाबाद में एक अन्य प्रोजेक्ट में कर दिया गया। इन घटनाओं से अनुष्का का आत्मविश्वास और मनोबल कम हो गया। वह औरंगाबाद में अपने माता पिता के घर वापस चली गई। उन्होंने उसकी शादी एक लेक्चरर से कर दी। वह अब नौकरी नहीं करना चाहती, परंतु वह दुखी है क्योंकि वह जीवन में जो करना चाहती थी वह नहीं कर पाई। वह अपने करियर में इसलिए असफल रही क्योंकि उसमें नौकरी की विपरीत स्थितियों से निपटने की क्षमता नहीं थी। असफलता तब हाथ लगती है जब हम इन स्थितियों के सामने समर्पण कर देते हैं। अब असफलता तब हाथ लगती है जब हम इन स्थितियों के सामने समर्पण कर देते हैं। तो ये थी अनुष्का की कहानी, क्योंकि जो चोपड़ा चाहता था अगर वैसा हो जाता तो शायद अनुष्का का प्रमोशन जल्दी हो जाता, क्योंकि वो ना चाहते हुए भी अनुष्का का अगर वो उसके हिसाब से चलती तो शायद अनुष्का को वो वहीं रखता, लेकिन उसने उसका तबादला अहमदाबाद में करवा दिया। तो ये था 61वां कारण जो कि अनुष्का की केस स्टडी थी, और ये है दम्भपूर्ण कैरियर जो कि 62वां कारण है। दम्भपूर्ण कैरियर बहुत से लोगों की कैरियर प्रगति को रोकने के लिए जिम्मेदार है। कई लोग अपने बारे में झूठी छवि गढ़ लेते हैं और अपनी योग्यताओं पर घमंड करते हैं। यह झूठा घमंड और अपने महत्व का अतिशयोक्तिपूर्ण एहसास उनके पतन में योगदान देता है। दंभी व्यक्ति अहंकारपूर्ण व्यवहार करता है। ऐसे लोग बातचीत में निरंकुश होते हैं और अपने बारे में ढींगे हाँकने के मौके ढूंढते रहते हैं। दंभपूर्ण व्यवहार के कारण व्यक्ति ना तो कुछ नया सीख पाता है और ना ही यथार्थवादी नजरिया विकसित कर पाता है, इसलिए उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। दंभी व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनकी इस प्रवृत्ति के कारण दूसरे लोग रक्षात्मक हो जाते हैं, जिससे साथियों से उनके संबंध खराब हो जाते हैं। उत्कृष्ट योग्यता होने के बावजूद कई लोग अपने दंभपूर्ण व्यवहार के कारण कैरियर में असफल होते हैं। यह व्यवहार उम्र तथा संगठन में ऊंचे पदों पर पहुंचने के साथ साथ बढ़ता जाता है। उनके आसपास के लोग सच्चाई बताने से कतराते हैं, क्योंकि दंभपूर्ण व्यक्ति न सिर्फ इसके विरोध में तर्क देता है बल्कि शत्रु भी बन जाता है। इसलिए लोग वही भाषा बोलते हैं जो दंभपूर्ण व्यक्ति सुनना चाहता है, और इस वजह से उसका दंभ बढ़ता जाता है। कई लोग, खासकर लीडर्स, ऐसे व्यवहार के शिकार होते हैं। वे अपनी सत्ता और शक्ति के मद में चूर हो जाते हैं, जो उनके दंभपूर्ण व्यवहार का स्रोत बन जाता है। बहरहाल इसका यह अर्थ नहीं है कि जो लोग शक्तिशाली पदों पर नहीं है
उनमें दंभ नहीं होता है। दंभ खतरनाक है और यह लोगों को कैरियर में असफल करवा सकता है, जैसा श्रीनिवासन शेषाद्री के साथ हुआ। श्रीनिवासन तमिलनाडु का एक बहुत योग्य राजपत्रित अधिकारी है। उसे कायदे कानून की अच्छी जानकारी है और वह अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित है। वह यथासंभव कुशलता से अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए बहुत मेहनत करता है, परंतु श्रीनिवासन अपने कर्मचारियों के लापरवाह नजरिए की वजह से परेशान हो जाता है। उसे अधिकांश कर्मचारी निकम्मे लगते हैं। वह लाल फीताशाही की आलोचना करता है और इस बात से चिढ़ता है कि कर्मचारियों में पर्याप्त ज्ञान नहीं है। वह लगभग हर मौके पर ऐसे विचार व्यक्त करता है। काफी हद तक उसकी राय सही हो सकती है, परंतु रोचक बात यह है कि वह इस स्थिति से उबरने और अपने कर्मचारियों के ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश नहीं करता है। उसके प्रयास सिर्फ आलोचना करने तक ही सीमित हैं। श्रीनिवासन का मानना है कि वह सबसे योग्य और ज्ञानी है, खासकर भूमि अधिग्रहण और राजस्व कानूनों के मामले में। वह मानता है कि वह आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसके पास जिला प्रशासन के बारे में उससे अधिक ज्ञान या अंतर्दृष्टि हो। उसके स्वभाव को जानने के कारण अधिकांश कर्मचारी उसकी योग्यता का गुणगान करने की ताक में रहते हैं। उसके स्टाफ के सदस्य उससे डरते हैं। जो भी व्यक्ति उसके सामने फाइल लेकर जाता है वह सवालों की बौछार के लिए तैयार रहता है। श्रीनिवासन को तब बहुत मजा आता है जब लोग उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाते। कर्मचारी कहते हैं कि श्रीनिवासन के पास से ऐसी एक भी फाइल नहीं गुजरती जिसे वह टिप्पणी और सुधार के लिए वापस ना लौटा है। एक बार सलेम जिले की एक सरकारी परियोजना में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए श्रीनिवासन को भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के रूप में वहां भेजा गया। उसका काम किसानों से 5,000 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहित करना था। श्रीनिवासन इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लेकर रोमांचित था। उसने पदभार संभालते ही तत्काल पूरे स्टाफ की मीटिंग बुलवाई। उसने एक भाषण देकर इस बात पर जोर दिया कि वह घटिया प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करेगा। उसने यह भी कहा कि हर चीज उसके ज्ञान के हिसाब से होना चाहिए और कर्मचारियों को तत्काल उसकी कार्यशैली के अनुरूप ढल जाना चाहिए। सभी कर्मचारी धीरे धीरे समझ गए कि श्रीनिवासन टीम का खिलाड़ी नहीं है और सिंहासन पर बैठना पसंद करता है। कुछ कर्मचारियों ने जब समस्याओं को सुलझाने के बारे में अलग दृष्टिकोण रखने की कोशिश की तो श्रीनिवासन ने उन्हें फटकार दिया। सहायक कलेक्टर त्यागराजन ने जब श्रीनिवासन के तरीकों से काम नहीं किया तो उसका महत्वपूर्ण कार्यभार कम कर दिया गया। इस घटना के बाद किसी ने भी उसे सुझाव देने के बारे में सोचा तक नहीं। चर्चा के दौरान त्यागराजन ने मुझे बताया कि श्रीनिवासन विश्वसनीय लोगों के बजाय आश्रित लोगों को पसंद करता था। श्रीनिवासन ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार लगभग 1150 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की। हालांकि त्यागराजन की दरकिनार कर दिया गया था त्यागराजन को दरकिनार कर दिया गया था, पर इसके बावजूद उसने श्रीनिवासन से मिलकर यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि इस अधिसूचना से गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं, क्योंकि भूमि स्वामित्व के रिकॉर्ड पूरी तरह प्रमाणित नहीं है। त्यागराजन ने उसे याद दिलाया कि भुगतान करने के लिए सिर्फ कानूनी रूप से सही होना ही पर्याप्त नहीं होगा। यह सुनते ही श्रीनिवासन उसके साथ बहस करने लगा। जब त्यागराजन ने अपनी बात पर जोर दिया तो श्रीनिवासन उस पर चिल्लाने लगा
कि उसके पास त्यागराजन से ज़्यादा ज्ञान और अनुभव है, इसलिए यह काम उसके हिसाब से ही होगा। स्वामित्व के दस्तावेजों की जांच करने और पहचान सुनिश्चित करने के बाद श्रीनिवासन ने 521 किसानों को 54 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। इसके एक महीने बाद स्थानीय विरोधी दल के नेताओं ने विधानसभा में आरोप लगाया कि सलेम जिले में भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने सत्तारूढ़ दल के स्थानीय विधायक के साथ साठगांठ करके भूमि अधिग्रहण के नाम पर बोगस भुगतान किया है। उन्होंने जो रिकॉर्ड प्रस्तुत किए उनसे यह साबित हुआ कि जिस भूमि का भुगतान हुआ था उस पर दरअसल किसी का भी स्वामित्व नहीं था। स्वामित्व के जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे वे झूठे थे और दावेदारों की पहचान के प्रमाण पत्र भी फर्जी थे। इस प्रकरण की जांच शुरू हो गई। लंबी जांच के बाद जांच आयोग ने पाया कि बोगस भुगतान के पीछे एक बड़े भूमि माफिया का हाथ था। इस माफिया ने स्थानीय तहसील और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स से मिली भगत करके ये बोगस दावे किए थे। इसके अलावा कमीशन ने यह भी पाया कि हालांकि श्रीनिवासन व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं था, परंतु वह रिकॉर्ड के उचित सत्यापन के बिना अधिसूचना जारी करने के लिए जिम्मेदार था। उसे भूमि का मुआवजा देने के काम में लापरवाही का दोषी भी पाया गया। इसके परिणाम स्वरूप उसे शासकीय सेवा से मुक्त कर दिया गया। बहुत से कर्मचारी इस माफिया के बारे में जानते थे, परंतु किसी ने भी श्रीनिवासन को इसकी जानकारी नहीं दी। वे कहते हैं कि वह न सिर्फ बहुत औपचारिक था बल्कि वह हर चीज के प्रमाण मांगता था और इस तरह की जानकारी का कागजी प्रमाण नहीं दिया जा सकता। राजस्व कानूनों का श्रीनिवासन का ज्ञान धरा का धरा रह गया और अंततः उसे अयोग्यता के कारण नौकरी से निकाल दिया गया। दंभ अच्छे खासे कैरियर का यह हाल कर सकता है। कैरियर में असफलता तय है। अगर हम यह विश्वास न करें कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है और इसमें कोई ऐसा ज्ञान हो सकता है जिसकी हम में कमी हो, यह कोई दार्शनिक बात नहीं है। बिल्कुल व्यावहारिक रूप से देखे जाने पर भी हर व्यक्ति में किसी मुद्दे पर ऐसा ज्ञान हो सकता है जिसकी उस क्षेत्र के विशेषज्ञ में कमी हो सकती है। सच्चा विशेषज्ञ वह नहीं होता जो आदर्श बनने की ढींग हाँकता है, बल्कि वह होता है जिसमें उपलब्ध ज्ञान का सही तरीके से दोहन करने की क्षमता होती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अधिक ज्ञानी है तो उसे बगैर चोट पहुंचाए दूसरे लोगों को सुधारना चाहिए। दंभी व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए करता है और यह अंततः उसे असफलता की ओर ले जाता है। दोस्तों, श्रीनिवासन एक तरह से ये मानता था कि मेरे जैसा ज्ञानवान व्यक्ति नहीं है। जब उसको दूसरी जगह भेजा गया भूमि अधिग्रहण के लिए तो उसके सहायक कलेक्टर त्यागराजन ने भी उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन जो व्यक्ति सुनने के लिए ही तैयार नहीं होता उसको समझाया क्या जाए। ये उसके जीवन की और उस सामने वाले की जीवन की बहुत बड़ी समस्या है। एक समझाना चाहता है कि ये रास्ता सही है और दूसरा सुनना नहीं चाहता कि नहीं, ये रास्ता सही नहीं है। अब श्रीनिवासन एक कलेक्टर होने के बावजूद एक आईएएस ऑफिसर होने के बावजूद उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उसको इतना नॉलेज होने के बाद नॉलेज क्या, वो किसी की सुनता ही नहीं था, तो नॉलेज तो उसी के पास था।
जो व्यक्ति ये मानता है कि हाँ मेरे पास नॉलेज है लेकिन फिर भी मैं इसमें सुधार करूँगा, आप मुझे बताइए, तो वो ज्ञानवान है। अब जो सुनना ही नहीं चाहता वो कैसा ज्ञानी? उसको सुनाने की, कहने की क्या ज़रूरत है? जो व्यक्ति सुनना ही नहीं चाहता। तो ये थी दोस्तों, ये 62वां कारण था, जो कि ये 62वां कारण था। आज के लिए इतना ही। मैं कल आपसे मिलूँगा किसी दूसरे कारण को लेकर, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये